काफी देर तक युवराज को टॉर्चर करने के बाद रक्षा उससे कहती है, चलो युवराज, ये खेल बहुत हुआ, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। अपनी आंखें बंद कर लो और जिससे भी तुम प्यार करते हो उसे आखिरी बार याद कर लो। ये कहकर रक्षा अपने दाईं तरफ देखती है। रक्षा की दाईं तरफ सीमा खड़ी थी। रक्षा अपने आंखों से सीमा को कुछ इशारा करती है। रक्षा का इशारा समझकर सीमा अपने हाथ में रखे एक बड़े से बैग को लेकर उसके पास आ जाती है। सीमा वो बैग रक्षा के सामने रख देती है और उसके अंदर का सारा सामान बाहर निकालने लगती है। उस बैग के अंदर काला जादू का सारा सामान रखा हुआ था। युवराज अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके पूरे शरीर में अभी भी उतना ही दर्द था। उसके कान से खून बह रहा था जो उसके चेहरे और कपड़ों में फैल गया था। वो दर्द युवराज की सहनशक्ति से बाहर हो चुका था। उसके शरीर में अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो अपनी एक उंगली भी हिला पाए। युवराज बस बेजान सा पेट के बल जमीन पर पड़ा था, लेकिन वो अब भी होश में था। रक्षा उस जंगल के बीच अपने आसन पर बैठ जाती है और सामने हवन कुंड जला लेती है। अमावस्या की रात थी, चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। उस घने जंगल के बीच में रोशनी के नाम पर सिर्फ उस हवन कुंड के आग से निकलने वाला प्रकाश था। रक्षा लगातार मंत्रों का जाप करते हुए उस हवन कुंड में आहुति दे रही थी। वो पुतली भी उसके सामने ही रखी थी, जिससे उसने युवराज की शक्तियों को अपने वश में कर लिया था। युवराज उस कुंड के दूसरी तरफ बेजान सा पड़ा हुआ था। बहुत कोशिश करने पर भी आज उसकी शक्तियां उसके किसी काम नहीं आ रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, इधर समायरा की हालत भी खराब होती जा रही थी। वो बेड पर पड़ी छटपटा रही थी और अर्नव उसके पास परेशान बैठा था। वो बार बार डॉक्टर को कॉल किए जा रहा था, लेकिन अर्नव का घर हॉस्पिटल से दूर होने की वजह से डॉक्टर को उसके घर आने में वक्त लग रहा था। दूसरी तरफ सुहानी जो आराम से अपने कमरे में सोई हुई थी, उसकी नींद अचानक से खुल जाती है। सुहानी उठकर बैठ जाती है। सुहानी को भी अभी काफी बेचैनी हो रही थी। वो निशा की तरफ देखती है। निशा आराम से अपनी जगह पर सो रही थी। ये देखकर सुहानी चैन की सांस लेती है। सुहानी अपने बेड के पास रखे ग्लास को उठाकर पानी पीती है और फिर से बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इस बार उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो फिर से उठकर बैठ जाती है और खुद से कहती है, मुझे आज इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। ये कहते ही सुहानी के दिमाग में युवराज का ख्याल आ जाता है। सुहानी को याद आता है कि आज रात दिन के वक्त युवराज घर नहीं आया था। सुहानी को अब युवराज की चिंता होने लगती है। वो सोच में पड़ जाती है कि युवराज अब तक घर आया है या नहीं। सुहानी पास रखे टेबल से अपना फोन उठाती है, लेकिन अगले ही पल वो खुद से कहती है, इतनी रात को उन्हें कॉल करके डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा। मैं खुद ही उनके रूम में जाकर उन्हें देख लेती हूँ। सुहानी युवराज के कमरे के पास जाकर धीरे से दरवाजा खोलती है। उसने सोचा था कि वो युवराज को अपने बेड पर सोया हुआ देखकर वहां से चली जाएगी, लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि युवराज के कमरे का लाइट ऑन था और उस कमरे में कोई भी नहीं था। सुहानी परेशान होकर कहती है, युवराज सर कहाँ है? इस वक्त तो उन्हें पाने बेड पर होना चाहिए था। सुहानी कमरे के अंदर आ जाती है। वो अच्छे से पूरा कमरा और बाथरूम चेक करती है, लेकिन उसे युवराज कहीं भी दिखता। इसके बाद सुहानी बिना किसी को डिस्टर्ब किए युवराज को पूरे घर में ढूंढने लगती है, लेकिन कहीं भी उसे युवराज नहीं मिलता। अब सुहानी को युवराज के लिए डर लगने लगता है। वो अपना मोबाइल निकालती है और युवराज को कॉल करती है। दूसरी तरफ युवराज का मोबाइल उसके चेहरे के सामने जमीन पर पड़ा था। सुहानी के कॉल करने पर उसका मोबाइल बजने लगता है। युवराज अब भी पेट के बल जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसका शरीर दर्द की वजह से उसका साथ नहीं दे रहा था। युवराज जमीन पर पड़े हुए देखता है कि उसके मोबाइल पर सुहानी का कॉल आ रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। जब कई बार कॉल करने के बाद भी युवराज सुहानी का कॉल रिसीव नहीं करता, तब सुहानी रॉबिन को कॉल करती है। कुछ ही देर में रॉबिन दीवान विला पहुंच जाता है। अंदर आते ही वो सुहानी से कहता है, क्या हुआ मैडम? आपने इस वक्त मुझे क्यों बुलाया? सुहानी घबराहट के साथ कहती है, युवराज सर कहाँ हैं? रॉबिन कहता है, युवराज सर बाहर गए हैं, शायद ऑफिस में होंगे। कभी कभी जब काम ज्यादा हो जाता है तो सर घर लेट आते हैं। सुहानी हाइपर होकर कहती है, लेकिन युवराज सर फोन भी नहीं उठा रहे हैं। इस बार सुहानी की बात सुनकर रॉबिन भी चौंक जाता है। वो मन ही मन कहता है, युवराज सर ऐसा तो कभी नहीं करते। चाहे वो कितने भी बिज़ी हो, वो फैमिली मेंबर्स का कॉल तो रिसीव करते हैं। ये सोचते हुए रॉबिन भी अपना मोबाइल निकालकर युवराज को कॉल करने लगता है,
लेकिन फिर से युवराज का कोई रिस्पांस नहीं आता। अब रॉबिन को भी युवराज के लिए टेंशन होने लगती है। रॉबिन सुहानी से कहता है, मैडम आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ युवराज सर कहाँ हैं। ये कहकर रॉबिन घर से बाहर जाने लगता है। उसे बाहर जाते देख सुहानी कहती है, रॉबिन मैं भी आपके साथ चलूंगी। रॉबिन रुक जाता है और पीछे मुड़कर सुहानी से कहता है, मैडम आप घर में ही रहिए। अगर युवराज सर को पता चल गया कि आप इतनी रात को घर से बाहर हैं, तो वो गुस्सा होंगे। सुहानी समझ रही थी कि रॉबिन बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन इस वक्त उसे युवराज के अलावा और कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उसे बार बार ये एहसास हो रहा था कि युवराज के साथ कुछ तो गलत हुआ है। सुहानी रॉबिन की कोई बात नहीं सुनती और उसके साथ ही युवराज को ढूंढने जाने की जिद करने लगती है। रॉबिन भी सुहानी की बात नहीं मानता और उसे घर में ही छोड़कर जाने लगता है। सुहानी रॉबिन को जाते देख उससे कहती है, रॉबिन अगर आप मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे तो मैं अकेले ही युवराज सर को ढूंढने निकल जाऊंगी। रॉबिन असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन वो सुहानी को अपने साथ लेकर जाने के लिए मान जाता है। उसे भी इस वक्त युवराज की बहुत फिक्र हो रही थी और सुहानी से बहस करते हुए टाइम वेस्ट करना उसे सही नहीं लग रहा था। रॉबिन सुहानी से कहता है, ठीक है चलिए मेरे साथ। रॉबिन के ये कहते ही सुहानी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। रॉबिन कार की ड्राइविंग सीट पर बैठता है और सुहानी उसके पास वाली सीट पर बैठ जाती है। रॉबिन कार स्टार्ट करके उसे आगे बढ़ा देता है। रॉबिन की कार के पीछे बॉडीगार्ड से भरी 2 और कार जाने लगती है। कार ड्राइव करते हुए रॉबिन अपने फ़ोन से किसी को कॉल करके कहता है, युवराज से कि मोबाइल का लोकेशन ट्रैक करो। इधर युवराज की हालत और भी खराब होते जा रही थी। रक्षा उस हवन कुंड में आखिरी आहुति देकर अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही उसके चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कान आ जाती है। रक्षा देखती है कि युवराज अभी भी दर्द में तड़पता जमीन पर पड़ा हुआ है। उसे देखते हुए रक्षा कहती है, बस तुमने बहुत दर्द सह लिया, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें इस दर्द से हमेशा के लिए आज़ाद कर दूं। युवराज रक्षा की बातें साफ साफ सुन पा रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। अब उसकी पलकें भी भारी होने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ उसके शरीर को जकड़ती जा रही है। रक्षा अपने सामने एक लाल कपड़े के ऊपर रखे खंजर पर सिंदूर लगाती है और अगले ही पल उसे हाथ में लेकर अपनी जगह से उठ जाती है। अब युवराज की आंखें बंद होने लगी थी, जिस वजह से वो रक्षा को साफ साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे रक्षा के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। कुछ ही देर में रक्षा युवराज के पास पहुंच जाती है और युवराज को अपने एक हाथ से पलटकर पीठ के बल लेटा देती है। वो देखती है कि अब युवराज की सांसें भी धीमी हो चुकी थी। रक्षा युवराज के पास अपने घुटने के बल बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए उससे कहती है, इस दिन का मैंने सालों से इंतजार किया है। आज मैं तुम्हें खत्म करके तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियां ले लूंगी। ये कहकर रक्षा युवराज के दिल को निशाना बनाते हुए उस खंजर से वार कर देती है। जैसे ही वो खंजर युवराज के सीने को छूने वाला होता है, तभी रक्षा के हाथ रुक जाते हैं। ये देखकर रक्षा हैरान रह जाती है। वो फिर से अपने हाथ पीछे करती है और युवराज के सीने पर वार कर देती है, लेकिन फिर से उस खंजर के युवराज को छूने से पहले ही रक्षा का हाथ वहीं रुक जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रक्षा को युवराज की जान लेने से रोक रहा हो। रक्षा अब अपना हाथ फिर से पीछे लेने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसका हाथ युवराज के ऊपर से हिल भी नहीं पाता। युवराज अपनी धुंधली आंखों से ये सब देख रहा था। रक्षा युवराज के पास ही अपने घुटने के बल बैठे जोर से चीखते हुए कहती है, कौन हो तुम? लेकिन रक्षा को अपने सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। अगले ही पल रक्षा का हाथ युवराज के सीने से अपने आप पीछे जाने लगता है और रक्षा पीछे की तरफ इस तरह से गिर जाती है जैसे उसे किसी ने धक्का दिया हो। जमीन पर गिरते ही उसे अपने सामने एक औरत दिखती है। युवराज भी अपनी धुंधली आंखों से उस औरत को देखता है और हैरान रह जाता है। वो और कोई नहीं, पद्मिनी सिंघनिया थी। रक्षा पद्मिनी को नहीं जानती थी। उसे देखकर रक्षा डर जाती है और हकलाते हुए उससे कहती है, कका कौन हो तुम और इसे क्यों बचाना चाहती हो? पद्मिनी का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखों गुस्सा था। पद्मिनी रक्षा के सवालों का कोई जवाब नहीं देती। वो रक्षा को एक अजीब सी नज़रों से घूरने लगती है। पद्मिनी के सामने रक्षा की ये हालात देखकर सीमा वहां से भाग जाती है। पद्मिनी एक नज़र युवराज को देखती है जिसका शरीर अब पस्त हो गया था। पद्मिनी अपनी नज़र उस हवन कुंड की तरफ करते हुए अपना एक हाथ उसी तरफ बढ़ा देती है। पद्मिनी के ऐसा करते ही रक्षा की बनाई पुतली हवा में उड़ते हुए पद्मिनी के हाथ में आ जाती है।
ये वही पुतली थी जिससे रक्षा युवराज को अभी तक टॉर्चर कर रही थी। पद्मिनी उस पुतली को अपने चेहरे के सामने रखते हुए एकटक देखती है। पद्मिनी के ऐसा करते ही वो पुतली कुछ ही पलों में राख में बदलकर हवा में उड़ जाती है। उस पुतली के राख में बदलते ही युवराज के शरीर में होने वाला दर्द बिल्कुल खत्म हो जाता है, लेकिन रक्षा के किए टॉर्चर की वजह से उसके शरीर की सारी ताकत अब तक खत्म हो चुकी थी। जब युवराज को अपने शरीर का दर्द कम होता हुआ महसूस होता है तब वो उठकर बैठने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ पद्मिनी रक्षा की तरफ बढ़ती है और रक्षा उससे डरकर जमीन पर बैठे हुए ही पीछे खिसकने लगती है। वो पीछे जाते हुए कहती है, कौन हो तुम और इसे क्यों बचाना चाहती हो? रक्षा के चेहरे पर इस वक्त मौत का खौफ साफ साफ दिख रहा था, वहीं पद्मिनी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसे देखकर ये कोई भी नहीं बता सकता था कि वो रक्षा के साथ क्या करने वाली है। रक्षा पद्मिनी को देखते हुए उन सारे मंत्रों का इस्तेमाल कर रही थी जिन्हें वो जानती थी, लेकिन उसके किसी भी मंत्र का पद्मिनी पर कोई असर नहीं हो रहा था। रक्षा अपनी सारी शक्तियां लगाकर भी पद्मिनी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी। ये देखकर रक्षा दंग रह गई थी। वो पीछे खिसकते हुए घबराहट भरी आवाज में पद्मिनी से कहती है, मैं पूछती हूँ कौन हो तुम पर मेरी शक्तियों का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? पद्मिनी रक्षा के सवाल पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। वो अपने शांत चेहरे और गुस्से से भरी आंखों से रक्षा को देखते हुए कहती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी मेरी चीज पर नजर डाले। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? पद्मिनी अपने शांत चेहरे और गुस्से से भरी आंखों से रक्षा को घूरते हुए कहती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी चीज पर नजर डाले। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने युवराज को मारने की कोशिश की? अब दर्द से रक्षा की वही हालत हो चुकी थी जो कुछ देर पहले युवराज की थी। वो अभी अपना शरीर अपनी जगह से नहीं हिला पा रही थी। युवराज जमीन पर पड़ा ये सब देख रहा था। अब वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। पद्मिनी रक्षा के पास आकर खड़ी हो जाती है। रक्षा को पद्मिनी में अपनी मौत दिख रही थी। पद्मिनी की नज़र रक्षा के पास पड़े उस खंजर पर पड़ती है जिससे वो युवराज को मारने वाली थी। पद्मिनी के देखते ही वो खंजर हवा में उड़ता है और रक्षा के गले के पास आकर रुक जाता है। ये देखकर रक्षा और भी डर जाती है। डर के कारण उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रक्षा खौफ के साथ पद्मिनी को देखते हुए ना में अपना सर हिलाती है, जैसे वो पद्मिनी से उसे को ना मारने की भीख मांग रही हो। रक्षा की ऐसी हालत देखकर भी पद्मिनी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। अगले ही पल वो खंजर रक्षा के गर्दन को काटकर नीचे गिर जाता है। अचानक से रक्षा की सांसें रुक जाती है और उसका शरीर छटपटाने लगता है। रक्षा को छटपटाते देख पद्मिनी के आंखों में चमक आ जाती है। युवराज अब तक उठकर जमीन पर बैठ चुका था। वो खामोशी से रक्षा को देख रहा था। उसकी आंखें बता रही थी कि उसे रक्षा के लिए बुरा लग रहा था। कुछ देर छटपटाने के बाद रक्षा अपना दम तोड़ देती है। रक्षा के दम तोड़ते ही युवराज डिसअपॉइंटेड होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही रक्षा अपना दम तोड़ती है, समायरा भी शांत हो जाती है और अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है। समायरा के ऐसे अचानक से होश में आने पर उसके पास बैठा अर्नव हैरान रह जाता है। होश में आते ही समायरा उठकर बैठ जाती है और बिना पलके झपकाए सामने देखने लगती है। अर्नव घबराहट के साथ कहता है, समायरा। अर्नव की आवाज़ सुनकर भी समायरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सामने की दीवार को एकटक देखे जा रही थी। अर्नव को समायरा की फिक्र होने लगती है। वो समायरा के पास आकर बैठता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, समायरा, तुम ठीक हो? अर्नव के ऐसा कहते ही समायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अगले ही पल वो आंसू उसकी आंखों से बाहर आ जाते हैं। समायरा किसी मूर्ति की तरह उस बेड पर बैठी थी और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर अर्नव फिर से कहता है, समायरा, तुम ठीक हो ना? अब समायरा फूट फूट कर रोने लगती है। अर्नव समायरा की ये हालत देखकर परेशान हो जाता है। वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि समायरा को क्या हुआ है। अर्नव ये तो नहीं जानता था कि समायरा रो क्यों रही है, लेकिन उसे इस तरह से रोते देख अर्नव को बहुत बुरा लग रहा था। वो समायरा के और करीब जाता है और उसका सर पकड़कर अपने कंधे में रखते हुए उसे अपनी बाहों में ले लेता है। अर्नव समायरा को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन समायरा और भी जोर जोर से रोने लगती है। उसे ये एहसास हो गया था कि उसकी माँ रक्षा अब नहीं रही। अपनी माँ रक्षा के इरादों से अनजान समायरा उससे बहुत प्यार करती थी और रक्षा के अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसकी जिंदगी का मकसद ही रक्षा का बदला लेना था, लेकिन अब रक्षा ही समायरा की जिंदगी में नहीं रही। इस बात ने समायरा को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था।
इधर रक्षा की सांसें रुकते ही पद्मिनी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो रक्षा के सर के पास पहुंचती है और अपना हाथ उसके सर के ऊपर हवा में रखती है। पद्मिनी के ऐसा करते ही रक्षा के चेहरे पर आग लग जाती है। पद्मिनी धीरे धीरे रक्षा के सर से होते हुए पैरों की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे जैसे पद्मिनी रक्षा के पैरों की तरफ बढ़ती है, वैसे वैसे वो आग रक्षा के पैरों तक पहुंच जाती है। कुछ ही देर में रक्षा का पूरा शरीर जलकर राख हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी हड्डियां भी नहीं बचती। रक्षा के शरीर के जलने के बाद पद्मिनी की नज़र फिर से युवराज पर जाती है और वो युवराज की तरफ बढ़ने लगती है। युवराज जमीन पर बैठा पद्मिनी को ही देख रहा था। उसकी आंखें अभी भी पूरी तरह से नहीं खुल पा रही थी, लेकिन पद्मिनी को उसमें अपने लिए गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। पद्मिनी युवराज के पास जाकर झुक जाती है। वो अपना चेहरा युवराज के चेहरे के सामने लाती है। वो अपनी एक उंगली युवराज के माथे पर रखती है और धीरे धीरे उसके गाल तक ले आती है। युवराज गुस्से से अपना चेहरा पीछे हटाने लगता है। पद्मिनी मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने कहा था ना, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी मौत पर सिर्फ मेरा हक है। युवराज पद्मिनी की बात का कोई जवाब नहीं देता और उससे अपनी नज़रें फेर लेता है। पद्मिनी का चेहरा अचानक से सीरियस हो जाता है और वो युवराज को छोड़कर चली जाती है। पद्मिनी के जाते ही 3 बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां आकर रुकती है। उन गाड़ियों की हेडलाइट सीधे युवराज के चेहरे पर पड़ती है। उन गाड़ियों में सुहानी और युवराज के बॉडीगार्ड्स थे। रॉबिन सुहानी से कहता है, मैडम आप प्लीज यहीं रुकिए। लेकिन सुहानी कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है और भागते हुए युवराज की तरफ जाती है। सुहानी घुटने के बल बैठकर युवराज से लिपट जाती है। युवराज के सारे बॉडीगार्ड्स अपने हाथों में पिस्टल लिए हुए युवराज को चारों तरफ से घेर लेते हैं। युवराज अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं था। उसे गले लगाए हुए सुहानी को अपने चेहरे पर कुछ नमी महसूस होती है। सुहानी तुरंत युवराज से अलग हो जाती है और उसे गौर से देखती है। युवराज की हालत देखकर सुहानी और रॉबिन दोनों के हाथ पैर फूल जाते हैं। युवराज वहां आधी बेहोशी की हालत में बैठा था। वो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था और उसके कान से निकलने वाला खून उसके चेहरे और कपड़ों में लगा हुआ था। सुहानी युवराज का चेहरा अपने हाथों में लेकर रोते हुए कहती है, युवराज सर, ये सब क्या है? आपको क्या हुआ है? युवराज लड़खड़ाती जुबान से कहता है, सुहानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये जगह सेफ नहीं है। सुहानी रॉबिन से कहती है, मिस्टर रॉबिन जल्दी से युवराज सर को हॉस्पिटल लेकर चलिए। युवराज कहता है, हॉस्पिटल नहीं, मुझे घर जाना है। सुहानी रुंधे गले से कहती है, युवराज सर, अभी आपकी हालत ठीक नहीं है, हमें आपको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। युवराज समझ गया था कि रॉबिन भी वहीं पर है, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रहा था। युवराज धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, रॉबिन, मुझे अभी घर ले चलो। ये कहकर युवराज की आंखें बंद हो जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। युवराज को बेहोश होते देख सुहानी उसे अपनी बाहों में थाम लेती है। युवराज के बॉडीगार्ड्स उसे उठाकर कार के अंदर लेटा देते हैं और रॉबिन कार को घर की तरफ बढ़ा देता है। सुहानी कार की बैक सीट पर बैठी थी और उसने अपने गोद में युवराज का सर रखा हुआ था। युवराज को इस हालत में देखकर उसका दिल बैठा जा रहा था और उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रॉबिन ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल कॉल करता है और डॉक्टर्स की पूरी टीम को युवराज के घर आने के लिए कह देता है। युवराज के घर पहुंचने से पहले डॉक्टर्स की एक पूरी टीम उसके घर पहुंच चुकी होती है। बॉडीगार्ड्स युवराज को लेकर उसके कमरे में चले जाते हैं और डॉक्टर्स युवराज की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इधर टाइम के साथ समायरा की हालत भी खराब होती जा रही थी। रो रोकर उसका बुरा हाल हो चुका था। अर्नव ने अभी भी उसे अपनी बाहों में संभाला हुआ था और उसके सर को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। काफी देर तक रोने के बाद समायरा के चेहरे का दुख अब गुस्से में बदलने लगता है। वो खुद को अर्नव से अलग करते हुए बैच से नीचे उतरने लगती है। जैसे ही समायरा अपना पहला कदम आगे बढ़ाती है, वो लड़खड़ाकर गिरने लगती है। समायरा को गिरते देख अर्नव तुरंत ही पीछे से उसकी कमर पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। समायरा खुद को अर्नव की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसका शरीर अब भी बहुत कमजोर था। वो अर्नव की मजबूत पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पाती। समायरा अर्नव से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़ो मुझे। अर्नव कहता है, संभालो खुद को। समायरा कहती है, उसने मेरी मां को मार डाला, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। समायरा अर्नव की पकड़ से आज़ाद होने की नाकाम कोशिश करती है और कुछ देर बाद फिर से बेहोश हो जाती है। अर्नव परेशान होकर कहता है, समायरा तुम, लेकिन समायरा कोई जवाब नहीं देती।
अर्नव समायरा को गोद में उठाकर उसे वापस बेड पर लेटा देता है। अर्नव समायरा के पास ही बेड पर बैठ जाता है और उसके चेहरे से आंसू पोंछते हुए उसे गौर से देखने लगता है। कुछ ही देर बाद डॉक्टर अर्नव के घर पहुंचते हैं और समायरा को चेक करते हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टर अर्नव से कहते हैं, सर, अब मिस समायरा कोमा से बाहर आ चुकी है। हाइपर होने की वजह से ये बेहोश हो गई है। मैंने इन्हें एक इंजेक्शन दे दिया है, अभी इन्हें आराम करने दीजिए और कल आपको इन्हें हॉस्पिटल लेकर आना होगा जिससे हम इनका पूरा चेकअप कर सकें। समायरा के कोमा से बाहर आने की बात सुनकर अर्नव खुश हो जाता है। डॉक्टर के वहां से जाने के बाद अर्नव पूरी रात समायरा के बेड के पास उसका हाथ थामे बैठा रहता है। इधर डॉक्टर्स की टीम युवराज का इलाज करके उसके कमरे से बाहर आते हैं। युवराज के घर में सभी इस वक्त सो रहे थे। किसी को भी अभी युवराज के हालत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। डॉक्टर के बाहर आते ही सुहानी उनके पास जाकर कहती है, युवराज सर कैसे हैं? डॉक्टर कहते हैं, ही इज़ फाइन, लेकिन उनकी बॉडी में थोड़ी कमजोरी है। डॉक्टर थोड़ा रुककर कहते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि उनके कान से इतना खून कैसे बह गया। आप कल इन्हें हॉस्पिटल लेकर आ जाइए। डॉक्टर का जवाब सुनकर सुहानी के मन को थोड़ा सुकून मिलता है। युवराज का चेकअप करने के बाद रॉबिन उन डॉक्टर्स को युवराज के घर में ही रोक लेता है। रॉबिन डॉक्टर्स को गेस्ट रूम में लेकर चला जाता है। सभी के वहां से जाने के बाद सुहानी युवराज में जाती है, उसके बेड पर बैठ जाती है। युवराज को इस हालत में देखकर सुहानी की आंखें फिर से नम हो जाती है। वो बेड पर सोए हुए युवराज के चेहरे पर अपना हाथ रखकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। सुहानी अपना चेहरा युवराज के चेहरे के पास ले जाकर धीरे से उसके माथे पर एक किस कर देती है। काफी देर तक सुहानी युवराज का हाथ थामकर उसके चेहरे को देखते हुए उसके पास ही बैठी रहती है। लेकिन कुछ घंटे बाद उसकी पलकें भी भारी होने लगती है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसे नींद आ जाती है। सुहानी अनजाने में ही युवराज के बेड पर उसके पास ही सो जाती है। युवराज सुहानी की कमर पकड़कर खुद से पूरी तरह से समेट लेता है। सुहानी का हाथ भी अब युवराज के ऊपर ही था। उन दोनों को ही बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि नींद में वो एक दूसरे के कितने करीब आ चुके हैं। अगली सुबह जब युवराज की नींद खुलती है तो वो खुद को अपने कमरे के बेड पर पाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसने किसी को कसकर पकड़ा हुआ है। युवराज जब अपनी बाहों से लिपटी सुहानी को देखता है तो चौंक जाता है। इस वक्त युवराज का चेहरा सुहानी के चेहरे के बेहद करीब था। युवराज इससे पहले कभी भी किसी भी लड़की के इतने नज़दीक नहीं गया था। उसकी आंखें सुहानी के चेहरे पर आकर ठहर जाती है और वो बस सुहानी के सोते हुए मासूम चेहरे को देखता रह जाता है। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड।